बजने को है। बहस का नंबर 1 शो दंगल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ दंगल की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। आपको बता दें, मुंबई ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज आर्यन खान को जमानत मिलेगी। इन सब के बीच आर्यन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और मुकुल रोहतगी की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही हैं। आर्यन की तरफ से दलील दे रहे हैं मुकुल रोहतगी। उनकी ओर से कहा गया है, मेरे मुवक्किल के पास से तो कुछ बरामद ही नहीं हुआ। ड्रग्स लेने के लिए, जांच के लिए कोई टेस्ट नहीं किया गया। इतने दिनों से आखिर क्यों उनको जेल में रखा गया है। पार्टी में तो स्पेशल गेस्ट के तौर पर आर्यन खान बुलाए गए थे, लेकिन उनको गलत तरीके से फंसा दिया गया। ये तमाम बातें मुकुल रोहतगी इस वक्त कोर्ट के भीतर कहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी व्हाट्सएप चैट क्रूज पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। आर्यन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें मुकुल रोहतगी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है, इस केस में कोई बरामदगी मेरे मुवक्किल के पास से नहीं हुई, सिर्फ अरबाज से ही बरामदगी हुई है। ऐसे में आर्यन को आखिर 23 दिनों से क्यों रखा गया है। अरबाज का बरामदगी से वही इनकार की बात कही गई है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट से। मुस्तफा, और क्या क्या दलीलें रखी गई हैं मुकुल रोहतगी की ओर से, किस तरह से, चूंकि इसके पहले भी 2 बड़े वकीलों की ओर से लगातार कोशिश की गई कि आर्यन खान को जमानत मिल जाए, लेकिन निचली अदालतों ने उसे खारिज कर दिया। आज बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुकुल रोहतगी की ओर से क्या क्या दलीलें कोर्ट के भीतर दी गई हैं? जी बिल्कुल, मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को यही बताया है कि जो सेक्शन लगाए गए हैं आर्यन के खिलाफ, उसकी जो सजा है वो 1 साल की है। साथ ही साथ अगर आर्यन खान ये भी मान ले कि उन्होंने ड्रग्स कंजम्पशन किया है, क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनको रिहेबिलिटेशन में भेजा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसी बारे में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम कंज्यूमर होते हैं, स्मॉल कंज्यूमर होते हैं, उनको कानून गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उन्हें रिहेबिलिटेशन में भेजना चाहिए, सुधार गृह में भेजना चाहिए। इन सारी बातों पर मद्देनजर डाल रहे हैं मुकुल रोहतगी। यही कह रहे हैं कि एक तो आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला नहीं, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैट्स की बात की जा रही है वो 2018-2019 के व्हाट्सएप चैट्स हैं। अगर मान ली जाए कि व्हाट्सएप चैट्स अभी के भी है, तो वो व्हाट्सएप चैट्स इस बारे में नहीं है कि क्रूज पे जाकर ड्रग्स पार्टी करनी है। तो ये 2 मामलों को एनसीबी मिलाकर एक मामला बनाकर पेश कर रही है, जो कि गलत है। इसीलिए उनका कहना है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई केस अभी तक बनता नहीं दिख रहा है और इसीलिए उसे बेल देनी चाहिए। बेल मांगने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा क्या? क्योंकि निचली अदालतों में एनसीबी के जो सबूत थे वो पुख्ता पाए गए, इसी वजह से आर्यन खान को बेल नहीं मिली। ऐसे में सुनवाई कितनी देर पहले शुरू हुई है, किस तरह की उम्मीदें आज की जाएं? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जैसा कि निचली अदालतों में हमने हर एक का पक्ष सुना था, किस तरह से रखा गया, उसमें एक लंबी प्रक्रिया लग गई। तो क्या बॉम्बे हाईकोर्ट के भीतर भी यही स्थिति बन सकती है मुस्तफा? जी, कम से कम आप देख लीजिए कि मुकुल रोहतगी का जो आर्गुमेंट होगा उसके बाद डिफेंस लॉयर जो एनसीबी के लॉयर हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, वो भी अपना आर्गुमेंट तो सामने रखेंगे। तो उसके लिए भी 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। मुकुल रोहतगी ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी भी वो कोई अपने आर्गुमेंट कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका आर्गुमेंट ऑन गोइंग है। तो इसलिए वक्त तो काफी ज्यादा लगेगा। शायद आर्यन खान का मैटर इसलिए सेपरेट रखा गया कि बाकी आर्गुमेंट्स ना सुनकर सिर्फ आर्यन खान और एनसीबी के आर्गुमेंट सुनकर आर्यन खान के आर्गुमेंट जो केस है उस पर फैसला किया जाए। लेकिन फिलहाल बस हियरिंग जो शुरू हुई है उसको 50 मिनट हुए हैं, मुकुल रोहतगी आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। अब ये उम्मीदें जताई जा रही है कि आज के दिन अगर आर्गुमेंट्स खत्म हो पाते हैं तब भी जो कोर्ट है उससे 5 से 5:30 से 6 बजे तक बैठना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अनुमान देखें तो 5 बजे तक का ऑफिशियल कोर्ट का टाइम है, जो कि अभी हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन जस्टिस सांबरे, जिनके साथ पूरा कोर्ट में ये मामला चल रहा है, वो अपना बोर्ड फिनिश करने के बाद ही घर जाते हैं, इसीलिए उन्हें 6 से 6:30 भी कभी कभी बचता है। तो अब इस केस में आज कितना समय लगेगा देखना होगा। एक छोटा सा जवाब आपसे और मैं चाहूंगी मुस्तफा। मुकुल रोहतगी की ओर से कोर्ट के भीतर यह भी कहा गया है कि बार बार जिस व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया जा रहा है, दरअसल वो तो 2018 और 19 का है। उस समय आर्यन खान विदेश में थे और विदेश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर वहां पर डिस्कशन किया जाता है और वो लीगली तौर पर मान्य है। क्या इस तरह की भी बातें कहते हुए नजर आए हैं मुकुल रोहतगी? और उनका ये कहना है कि क्रूज ड्रग्स मामले से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है।
जी बिल्कुल, मुकुल रोहतगी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्रग्स सेट अनन्या पांडे के सामने आए हैं आर्यन खान के, उसको इस केस से अलग हटाकर देखा जाए, इस केस के साथ जोड़कर ना देखा जाए। वो आर्गुमेंट कर रहे हैं जो मेन मामला है। मेन मामला क्या था कि क्रूज पार्टी पे आर्यन खान जा रहे थे, उसके बाहर ही उन्हें एनसीबी ने पकड़ लिया। उस बारे में कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है, उस बारे में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन इस पूरे मामले में बनता नहीं है। यही कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले को इंडिविजुअली देखा जाए, क्रूज के इस केस के हिसाब से देखा जाए। कंजम्पशन आर्यन खान का नहीं है, पोजीशन आर्यन खान के पास नहीं है, इसलिए आर्यन खान को बेल देना चाहिए। अब 23 दिन उनको जेल के पीछे हो चुके हैं। मुस्तफा शेख लगातार मेरे सहयोगी बने रहेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट से, वो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। उनके पास हम दोबारा चलेंगे, साथ ही बड़े मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि क्या आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। इसका जवाब तो अदालत से कुछ ही पलों के बाद उम्मीद है मिल जाएगा, लेकिन सवाल एक और है कि क्या आर्यन खान ड्रग केस का पॉलिटिकल ट्रायल हो रहा है। यह सवाल इस्ताते हैं कि सियासत का एक धड़ा आर्यन खान और उनके पिता शाहरुख खान के पक्ष में खड़ा हो गया है। इस केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों पर साजिश, भ्रष्टाचार और वसूली तक के आरोप लग रहे हैं, जबकि दूसरा धड़ा यह कह रहा है कि दरअसल एक ईमानदार अधिकारी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले में क्या है सच, ये देश के सामने आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आर्यन खान को लेकर आज मिलेगी बेल। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बॉलीवुड की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि अगर कोई भी खबर ऐसी होती है तो उसको उछाला जाता है। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यार कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, सब झूठे सारे दस्तावेज है। क्या मुंबई ड्रग केस पर राजनीति हो रही है? क्या आर्यन खान हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुका रहे हैं? क्या अदालत से बाहर आर्यन खान केस का पॉलिटिकल ट्रायल हो रहा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। पिछले 25 दिनों से जिस तरह मुंबई क्रूज ड्रग केस में डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह इस पर सियासत हुई है, उससे तो यही सवाल उठ रहा है कि अगर इस केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन ना होते तो भी क्या इसकी इतनी ही चर्चा होती? ड्रग्स जो है वो पूरे देश में है, हर जगह पर है। बॉलीवुड की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि अगर कोई भी खबर ऐसी होती है तो उसको उछाला जाता है, उसको सुर्खियां की जाती हैं, और यही केस हो रहा है उनके केस में। 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज पर एनसीबी की टीम ने छापा मारकर ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। इसमें आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक तरफ एनसीबी गिरफ्तारियों में जुटी थी, दूसरी तरफ राजनीति अपना काम कर रही थी। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। ये भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ है। गोसावी और भानुशाली को किस अधिकार में बुलाया गया, इस सवाल को मैं पूछ रहा हूं। एनसीपी तो शुरू से एनसीबी को ही सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। एनसीपी का कहना है कि आर्यन खान के बहाने शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एनसीपी के सुर में सुर मिला रही है। जो एनसीबी कर रही है ना, वो ज्यादातर जो लोग हैं इसको पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे मुंबई में ही कम से कम ऐसे जबरदस्त लोग हैं जो नशे का काम करते हैं, लेकिन वो स्लम में है, झोपड़पट्टी में है, गरीब है। उनको पकड़ने से न्यूज़ बनती नहीं। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें। तो ये इसमें इश्तेहार ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। जो उनका प्रमुख गवाह है वो भगोड़ा घोषित हो चुका है। इसके अलावा फ्लेचर का नाम जिस तरह से सामने आया, नवाब मलिक की आप सारे उनके ट्वीट उठा करके देख लिए। एक ही गवाह को इस तरह के तमाम मामलों में गवाह बनाया जाना साफ साफ साबित करता है कि कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी है। ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि SIT गठित करें और इसकी जांच करें।
एनसीबी अभी मुंबई ड्रग केस में जांच आगे बढ़ा ही रही थी कि एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े खुद सवालों के घेरे में आ गए। उनकी जाति और मजहब तक को सियासी मैदान में घसीट लिया गया। फर्जी कागजात पर नौकरी लेने तक के आरोप लगाए गए। केस मुंबई में छोड़कर समीर वानखेड़े को दिल्ली एनसीबी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ गया। आज वो जो समीर वानखेड़े जी वहां के हीरो बने हुए हैं, सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तो सांझ को आज किया, तो आज वो यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली, तो किस कारणवश आए हैं? शायद यही सच्चाई है कि जो जो चीजें उजागर हो रही हैं, जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, जो आज एक लेटर के माध्यम से, एक विसल ब्लो के माध्यम से भी सामने आया कि 26 ऐसे केसेस हैं जहां पे लोगों को फंसाया गया है, तो ये तो सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है। कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत, अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का, बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। मुंबई क्रूज ड्रग केस अदालत में है तो इससे जुड़े जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम की साख सियासत की बिसात पर बिक चुकी है। सच्चाई क्या है इसका पता तो जांच के बाद ही सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। जांच लगातार जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में अब 3 पक्ष निकलकर सामने आए। एक तरफ क्या आर्यन खान को बेल मिल जाएगी या फिर जेल में ही उनको कुछ और दिन गुजारने होंगे। वहीं समीर वानखेड़े को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और क्या पूरे मामले का पॉलिटिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है और सब इसमें अपने हाथ को धो लेना चाहते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, आपका बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। एंड्रिया डिसूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक्टिविस्ट के तौर पर आप एक्टर भी हैं। नसीर अब्दुल्ला साहब जो कि एक्टर हैं, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आर्यन का पक्ष वो रखते रहे हैं। एलन राव साहब फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनसीबी में भी हमने देखा था कि किस तरह से उनका बड़ा रोल बीते दिनों सामने आया था। मुकेश त्यागी एक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एनसीबी की ओर से अपनी बात रखेंगे। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले उज्जवल निकम साहब, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि पूरे मामले में एक तरफ एनसीबी के अधिकारियों की ओर से रिया केस का हवाला देते हुए दलील दी गई है कि देखिए रिया मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर ड्रग से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो वो सब कुछ गैर जमानती है, इस वजह से आर्यन खान को भी जमानत नहीं दी जाए। जबकि मुकुल रोहतगी की ओर से भी लगातार दलीलें दी जा रही हैं और उनका ये कहना है कि दरअसल जिस व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया जा रहा है वो 2018-19 के हैं, मौजूदा ड्रग्स क्रूज पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आज आर्यन खान के लिए किस तरह की उम्मीद की जाए? चित्रा जी, मैं एक कानून का विद्यार्थी होने की हैसियत से ये बात साफ करना चाहता हूं कि कोर्ट क्या फैसला करेगी ये अंदाज तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार इस मामले में पूरी तरह से सियासत चल रही है और सियासत आगे चल के बहुत इस प्रकार ये मोड़ पे आ गई है कि गवाह ने मोड़ जाना, गवाहदार ने एलिगेशन करना और उसके बाद जांच अधिकारी ने बार बार सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, ये पूरे मामले के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई किसी को किसी के बारे में कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन वो न्यायपालिका में उठा सकता है, लेकिन मीडिया उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है ये गंभीरता से बात लें। जहां तक आपका सवाल है कि व्हाट्सएप चैट, मैंने प्रमोद महाजन की हत्या का जब मामला चलाया था उसमें भी एक प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन को हत्या के 2-4 दिन पहले ही एक थ्रेटनिंग मैसेज भेज दिया था और उस थ्रेटनिंग के मैसेज के आधार पर यह हमारा दावा था, क्योंकि वो मामला मैंने ही चलाया था ट्रायल कोर्ट में, कि प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन की हत्या ये पूरे सोच के की है और ये प्रीमेडिएटेड मर्डर है। लेकिन प्रवीण महाजन की तरफ एक एक्सपर्ट को एग्जामिन किया गया और उन्होंने कोर्ट में बता दिया, प्रूव कर दिया कि एसएमएस ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आता है, इससे वो फैब्रिकेट भी हो सकता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जहां तक व्हाट्सएप चैट है, उस व्हाट्सएप चैट के लिए जांच एजेंसी को क्या कोरॉबोरेटिव मटेरियल मिला है ये अब तक सामने नहीं आ सका। बिल्कुल। इसलिए कानूनी राय में इस पर नहीं दे सकता हूं। क्या व्हाट्सएप चैट ही सिर्फ एविडेंस है? क्या व्हाट्सएप चैट के अलावा उनके पास और कोई ऐसे सबूत है जिसके आधार पर
जांच एजेंसी अपना पक्ष रख सकती है। बिल्कुल। लेकिन देखना यह है आज कि हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला करता है। बिल्कुल, कुछ ही देर के बाद माना यही जा रहा है कि हाईकोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में आ जाएगा। और अब एक और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्या निचली अदालतों में, क्योंकि पीछे कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जब मीडिया ट्रायल हो रहा होता है, तथाकथित जो आरोप लगते हैं, उसके बाद एक अलग तरह की स्थिति बन जाती है और बेल उस तरह से नहीं मिलती है, जैसा कि आर्यन खान के मामले में भी देखा। लेकिन क्या हाईकोर्ट में जब इसी तरह का मामला सामने आता है तो यहां पर परिस्थितियां बदल जाती हैं और आज पहले के मुकाबले आर्यन खान को बेल मिलने के चांसेस क्या ज्यादा हैं? उज्जवल जी। चित्रा जी, यही पहला सवाल आपने घुमाकर मुझे पूछा है। जवाब तो मेरा यही रहेगा कि हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो जी, कोर्ट के सामने अभियुक्त कौन है ये कभी नहीं सोचा जाता। बिल्कुल। कोर्ट ध्यान देती है कि सबूत क्या है और सबूत के आधार पर ये इस मामले का फैसला होगा, इसे मुझे पूरा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल हो या हाई प्रोफाइल मैटर है, उससे कोर्ट पे कोई फर्क नहीं गिरता। अभी चंद कुछ घंटे ही बाकी है, चंद घंटों में हमें पता चल जाएगा कि कोर्ट एनालिसिस किस प्रकार करती है। अब जिस सबूत का बार बार हवाला दिया जा रहा है, ये वो व्हाट्सएप चैट ही है जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इस व्हाट्सएप चैट के आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ाई जा रही है। राजीव पांडे जी, लेकिन जैसा कि एक बड़ा तबका, बड़ा पक्ष इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है, उज्जवल साहब को भी आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना है कि दरअसल पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, इस वजह से स्थिति ये बन गई है। देखिए, मैं उज्जवल निकम जी की सारी बातों से सहमत हूं। ये कोर्ट का मसला है, लीगल प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस चल रहा है। इस केस में 2 बार, एक पहले मजिस्ट्रेट ने और फिर सेशन कोर्ट ने इस मैटर में बेल रिजेक्ट किया गया है। देखिए, सनसनी फैलाने वाले कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जिनका काम है हर बार में पॉलिटिक्स को लेकर। ये जुडिशियल प्रोसेस की बात है। देखिए, आप गौर फरमाइए कि मुंबई से 2 लोग बहुत उछल रहे हैं इस पर। एक का नाम है नवाब मलिक, जिनके दामाद 8 महीने इसी केस में जेल में रह के आए हैं। दूसरा आदमी जो बॉम्ब ब्लास्ट के केस में था, लैक ऑफ एविडेंस के कारण से आज वो बाहर खुदक रहा है। और तीसरा एक और यूपी से निकल करके आया, इमरान प्रतापगढ़ी, कि भाई एक पर SIT बनाओ। मुझे एक बात बताइए, जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, हमारे सीनियर उज्जवल जी है डिबेट पर, मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, हम कोर्ट में साथ में मिलते हैं, काम करते हैं। ये मैटर अब इन्वेस्टिगेशन तक है ही नहीं। एनसीबी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है चित्रा जी, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पेपर ले जाकर के सेशन कोर्ट में डालती है, अभी आज हाई कोर्ट में है। मेरा एक कहना है कि जो लोग भी इस मैटर को सेंसनलाइज कर रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, आपने सवाल पूछा था निकम साहब से, वो एक्चुअली एक्यूज के भी राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन का। आप मुझे बताइए, पहली बार हुआ, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं चित्रा जी, भारत के जो अभी माननीय गृह मंत्री जी है, उन पर केस चला। क्या उनके आईओ का नाम आपको याद है? क्या उनके आईओ की पत्नी का धर्म पता है? इस देश के प्रधानमंत्री जी को पूरे दिन 18 घंटे इन्वेस्टिगेशन हुआ। क्या उस केस के आईओ का नाम पता है आपको? उसकी माता जी का धर्म के नाम पता है? समीर वानखेड़े की माता जी का नाम आ रहा है, उनकी पहली पत्नी का धर्म आ रहा है, उनकी अभी की पत्नी का। ये क्या चल रहा है? आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम सारी जो जुडिशियल जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है देश, ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। एंड्रिया डिसूजा आपके पास आते हुए, चूंकि पूरे मामले में, और वो कह रहे हैं कि नवाब मलिक कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं इस पूरे मामले में, और उनके दामाद तो खुद जेल के भीतर रहकर आए हैं। अगर कोई अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसकी फैमिली को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एंड्रिया, आपसे ये सवाल है। जी चित्रा, सबसे पहले अगर उन पे एक उंगली उठाया जा रहा है तो अगर वो सही है तो क्यों उनको डर क्या है, किस बात का? मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि उंगली तो शाहरुख के परवरिश पे भी उठाया गया है, उंगली तो आर्यन के ऊपर भी उठाया गया, तो कीचड़ जब उछलेगी तो सब जगह पे उछलेगी ना। अगर समीर सही है, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो अगर उन्हें सबूत पेश करना है तो क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम क्या है इस बात का? आप बताइए मुझे। कोई प्रॉब्लम है कि अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, अधिकारी जांच करे या अपने परिवार के बारे में आके सफाई देते रहे कि मेरे परिवार में माँ किस धर्म की थी, पत्नी किस धर्म की थी, परिवार में किससे झगड़ा हुआ रहे, इसका इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? इस मामले को क्यों उछाला जा रहा है? बात एक बात पे हो रही है कि समीर वानखेड़े ने अपना सर्टिफिकेट पोस्ट करके एग्जामिनेशन और एंट्री दी है
अपने पोस्ट के लिए। तो इस चीज पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर उस चीज पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो उन पे जरूर नवाब मलिक के पास इतने सारे सबूत होंगे कि वो ऐसे कोई भावा नहीं बात नहीं। एलन राज साहब, हाँ ठीक है। एलन राज साहब, अब क्या एनसीबी के सामने और जो दिल्ली में भी बैठे सीनियर अधिकारी हैं उनके सामने अब कई तरह की चुनौतियां पैदा हो गई हैं? क्योंकि एक तरफ अब समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हुए आरोपों को भी एनसीबी को गलत बताना होगा अगर वो झूठे आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान मामले चूंकि हाई प्रोफाइल ये केस है, पूरे देश की दुनिया की निगाह इस पर जुड़ी हुई है, बहुत सारे सवाल एनसीबी को लेकर भी उठ रहे हैं, दूसरे पक्ष को लेकर भी उठ रहे हैं, तो यहां से दोहरी चुनौती है क्या एनसीबी के सामने अब? है क्योंकि जब ऐसे केस कंट्रोवर्शियल केस हो जाते हैं और इसमें पॉलिटिसाइज किया जाता है, इस केस को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अफेक्टेड किया जा रहा है, तो ऐसे में एनसीबी के लिए डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आई गई है। और ये प्रॉब्लम अगर कोई एलिगेशंस हैं तो इसमें साइड में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होने के बाद में उसको क्लियर किया जा सकता है। और जब इंक्वायरी होगी, लेकिन एक बात सत्य यह है कि कोई ऑफिसर है अगर अपने काम में लगा हुआ है, उसको ऐसे उसका ध्यान भटकाया जा रहा है, उसके परिवार के बारे में बात की जा रही है, उस पर लांछन लगाए जा रहे हैं, झूठे हो सत्य हो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि वो एक अहम केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, उनको ऐसे डिस्टर्ब किया गया है और डाइवर्ट किया जा रहा है उनका माइंड को, उनको दिल्ली आना पड़ा बॉम्बे को छोड़कर। और ये सब बताने के लिए कि मैं बेगुनाह हूं और जो भी है अब आगे जो अगर ये हो सकता है एनसीबी इस बारे में कोई एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी शुरू करे ताकि वो उसको क्लैरिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि एलिगेशंस आए हैं और ये एलिगेशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी से और दूसरे लोगों से आए हैं तो उनको जवाब देना भी बहुत बनता है। और इसमें इंक्वायरी अगर नहीं की गई है तो भी एक दिक्कत आएगी कि अगर इसमें इंक्वायरी नहीं की गई है, जानबूझकर नहीं की गई है, तो एलिगेशंस और बढ़ सकते हैं। नहीं, लेकिन एक साल पुरानी चैट को आधार बनाकर वो 23 दिन से हिरासत में जेल के भीतर हैं, तो ये इसको लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, कि मतलब ड्रग का क्या हाल है हिंदुस्तान में, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, जो सप्लायर्स होते हैं, उन पर लगाम लग नहीं पाती और जहां से 6 ग्राम 10 ग्राम की बरामदगी होती है वो लोग जेल के भीतर। ये बिल्कुल सही है कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सप्लाई ग्रुप है उस पर कभी बड़ी कार्रवाई होते हुए देश ने देखा नहीं है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो एनसीबी ने बताया है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इसीलिए उन्होंने अपोज किया कि बेल ना दी जाए ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना हो और आगे तक पहुंचने में उनको कामयाबी मिले। ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी इसी स्टेज पर बेल ना ली जाए और उसके बाद जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तब बेल पे उतार दिया जाए। नासिर अब्दुल्ला जी, चूंकि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है पूरे केस में, अगर देखा जाए तो एनसीबी ने यही दलील रखी है कि अगर बाहर आ जाएंगे आर्यन तो फिर स्थिति उलट हो सकती है और ट्रांसपेरेंट जांच के लिए बहुत जरूरी है कि उनको बेल नहीं दी जाए। नासिर अब्दुल्ला जी कह तो ये रहे हैं कि, लेकिन मैं इस बात से नहीं मानता कि अगर उनको बेल मिल जाएगी तो उनको कोई अपना मुश्किल होगी, क्योंकि सब कुछ मालूमात उनको पहले से एडवांस में हो चुकी है। ये हल्के हल्के जिसको बोलते हैं ना स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, अब ये भी दिखा रहे हैं, फिर वो भी दिखा रहे हैं, फिर व्हाट्सएप की चैट, ये वो। मैंने एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट में करना चाहूँगा, आपने औरों को वक्त अपना दिया है तो मुझे भी उतना ही वक्त अंदाजन दे दीजिएगा बगैर टोके। थैंक यू। तो पहले मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ अपना काला है, जैसे जा रही थी इन्वेस्टिगेशन, बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि दाल काफ़ी काली पड़ रही है। मैं आपको समझाता हूँ अभी। आर्यन जो हैं वो जब ये कि मेंढक जब मतलब ये कि पैदा होता है तो उसका जो साइज होता है वो इतना होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टैडपोल, एक छोटी सी मछली होता है, बाद में वो मेंढक बनता है। तो आर्यन जो है वो एक्चुअली टैडपोल है, इतनी सी मछली, उसको ले जाकर इतना बड़ा ये अपना ये आइटम नंबर कर रहे हैं और उसका शोषण कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है और इसको यहाँ ले जा रहे हैं वहाँ ले जा रहे हैं और ये था वो था। और जो सप्लायर लोग हैं, जो कि ऑक्टोपस होता है जिसकी 8 जो टांगे होती हैं, वो अपना चुपचाप अपना भाग जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत तो क्या ये कह रहे हैं कि चूंकि पिता का नाम बहुत बड़ा है इस वजह से बच्चे के खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए? आपने कहा था मुझे बोलने देंगे, ठीक है, लेकिन भाषण देने के लिए बोलने देंगे, बोलने के लिए कहा था, भाषण देने के लिए नहीं। मैं वापस लेता हूं, मैं दूसरी बात बोलता हूं, मैं दूसरी बात बोलता हूं। वेंकटे साहब को समन किया गया है कि यहाँ आओ, समझाओ, क्योंकि
उनके ऊपर आंच है। और ये जो गोसावी साहब है जो गुंडे टाइप के लगते हैं, ये जानकारी कहाँ से मिली कि उनको समन किया गया है? बड़े चक्कर निकले हैं। आपको किसने दी जानकारी? मालूम है? हाँ। आपने कहा था टोकेंगे नहीं, आपने कहा था टोकेंगे नहीं, मुझसे डरिए मत, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, आप किसी आपसे डरने की मुझे क्या जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर कोई बड़े पिता का बेटा है तो उसको इस आधार पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि नहीं, उसके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सवाल एनसीबी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि इस पूरे मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के ऊपर आज आर्यन खान को क्या मिलेगी बेल। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में लगातार हमारी चर्चा जारी है। आर्यन खान बीते 3 हफ्ते से सलाखों के पीछे हैं। निचली अदालत से बार बार उनकी बेल रिजेक्ट हुई, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। नासिर साहब, आपकी बात को बीच में रोकना पड़ा था, उसके बाद मुकेश त्यागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, नहीं आ पाई थी, और हमारे साथ वरिष्ठ वकील भी जुड़े हुए हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी। लेकिन नासिर साहब, चूंकि ड्रग्स के खतरे से लड़ने के लिए एक सरकारी एजेंसी, एक अधिकारी जो लगातार कोशिशें कर रहा है, उसी की काया पलट कर देना चाहते हैं आप लोग। उसी के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा दो कि वो पारदर्शी तरीके से काम ही ना कर पाए। क्या इस तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं? मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप ही से पूछ रही हूं। ठीक है, राइट। ये इल्जाम मैंने नहीं लगाए, अब निकल रही है। बाय चांस किसी ने कुछ बातें उनकी सुन ली थी, उसने रिपोर्ट की है, एफिडेविट दिया है, जिसकी बुनियाद पे सचिन वेंकटे को बुलाया गया है दिल्ली कि पूछताछ के लिए। क्या चक्कर है, क्या कर रहे हो तुम? और ये काफी अरसे से हो रहा है। बॉलीवुड पहले से आने का प्लान था दिल्ली का, मतलब डाला जा रहा है। सुशांत सिंह के टाइम पे, सुशांत सिंह के टाइम से इतनी कीचड़ डाली है लोगों ने, इतनी कीचड़ डाली है कि भारत का बेटा था, ये था, ड्रग्स लेता था, ठीक है, गया ना गया, लेकिन उसको बना दिया आपने संत ज्ञानेश्वर और बाकी लोगों के, भाई तू ये है, विष कन्या है, 17 करोड़ लिए थे। इतनी गंदी गंदी झूठी झूठी बातें, कुछ नहीं निकला। लेकिन बॉलीवुड को बदनाम करना था। लाखों करोड़ों लोग बॉलीवुड के लिए काम करते हैं, लाइट डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में, मतलब कंस्ट्रक्शन में, डायरेक्शन में, सारी कीचड़ उस पर डालना, ये मुझे सोची समझी साजिश लग रही है। इट इज वेरी बैड टेस्ट एंड आई वांट आर्यन टू गेट बेल। आर्यन के अलावा 20 और लोग भी तो हैं, सारे तो बॉलीवुड से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आर्यन के अलावा तो बाकी लोग भी हैं, सारे तो ताल्लुक नहीं रखते हैं बॉलीवुड से, तो उनके बारे में वो सभी लोग लेकिन बॉलीवुड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम करने की बात कहां से आ गई? बाकी लोगों को भी तो गिरफ्त में लिया है एनसीबी ने, तो फिर सिर्फ बॉलीवुड को बदनाम करने की बात कहां से आ गई? बॉलीवुड के पीछे ही लगे हैं। ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है ड्रग्स, पूरे हिंदुस्तान में है। ये सरकार को मालूम है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड पे डाल रही है। बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है ये बात है, और बार बार बॉलीवुड को लपेटे में ले लिया जाता है। बात होती है छोटी सी, खूब बढ़ा चढ़ाकर देश के सामने रखा जाता है कि सभी लोग यहाँ पर नशेड़ी हैं। ठीक है, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। चल रही है 2 सालों से ऐसा। देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है कि किसी को पर्टिकुलर को टारगेट किया जा रहा है या उसको बदनाम किया जा रहा है, मुझे लगता है, या इसको रिलीजन से जोड़ना या फिर पॉलिटिसाइज करना, मुझे लगता है ये सब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बिल्कुल गलत है। और हमें सिर्फ जो पर्टिकुलर केस इन हैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम इस केस की बात करें तो देखिए, बेल देने या नहीं देने में कोर्ट को जो है यही देखना है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की अब जरूरत है आर्यन खान को या नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत अब नहीं है, चूंकि इंटरोगेशन जो होना था, इन्वेस्टिगेशन वो हो रहा है और आगे चार्जशीट भी फाइल होगी और इसको कस्टडी में रख करके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, या ये बाहर जाकर के जो है किसी विटनेस को, एविडेंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है या नहीं करेगा, और हो सकता है कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर कोर्ट सोच सकता है ग्रांट करने के बारे में। ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस जो है अब तक के इन्वेस्टिगेशन से वो बहुत ही साफ तौर पे हैं, बहुत ही क्लियर हैं, या फिर ये बाहर जाकर के एविडेंस को टैंपर करेगा या फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो उस केस में कोर्ट हो सकता है और स्ट्रिक्टर कंडीशंस लगाए या मना कर दे बेल देने से। तो ये अभी देखना होगा कि कोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे, और अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया गया है जिसके आधार पे अब कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। सबसे बड़ी बात तो उस व्हाट्सएप चैट को ही आधार बनाकर एनसीबी अपनी बात कहती हुई नजर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंध संपर्क हो सकते हैं और उसको आधार बनाया जाए। हमें नेटवर्क खंगाला है, आज 23-24 दिन हो गए, एनसीबी के सारे जितने भी डिटेल्स होंगे वो तो एनसीबी के पास होंगे, जितने लोगों से बातचीत की गई होगी, सभी को पकड़िए, किसने मना किया? देखिए
जी जी बिल्कुल। देखिए, एक व्हाट्सएप चैट की बात चल रही थी कि व्हाट्सएप चैट जो है वो एविडेंस एडमिसिबल है नहीं है। तो देखिए, जो व्हाट्सएप चैट है ना, वो सेक्शन 63 है एविडेंस एक्ट का, और 65A जो था आईटी एक्ट में वो लाया गया था 2000 में। उसके हिसाब से व्हाट्सएप चैट को सेकेंडरी एविडेंस माना जा सकता है। वो प्राइमरी एविडेंस नहीं हो सकता, बट सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है जो सपोर्ट करे आगे प्राइमरी एविडेंस को डिस्कवर करने। बिल्कुल। अब अगर दो जनों के बीच में अगर कोई चैट हुई है, उस चैट के थ्रू वो थ्रेड कहाँ कहाँ जा रहा है, उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किन के मैसेजेस आए हैं, तो ये तह तक जाने का एक जरिया बन सकता है। इसको सेकेंडरी एविडेंस माना जा सकता है, लेकिन ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है। लेकिन बार बार उसी व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर ही तो तमाम बातें कही जा रही है। मुकेश त्यागी जी, अब चूंकि आप भी लगातार एनसीबी की ओर से पक्ष रखते रहे हैं, ऐसे में एनसीबी को भी इस बारे में अपनी स्थिति को साफ करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तथाकथित एजेंडे के जो आरोप लग रहे हैं कि दिमाग में एक एजेंडा क्लियर है, बड़े बड़े लोगों को टारगेट करो और फिर उनको परेशान करो, और उसके बाद अपना, जैसा कि आरोप नवाब मलिक भी लगा रहे हैं एनसीबी के ऊपर, तो अब एनसीबी को भी अपनी स्थिति साफ करनी होगी। चित्रा जी, बिल्कुल आपने सही कहा, जस्टिस शुड बी डन, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। और जहां तक अगर उन पे एलिगेशन लगे हैं, लेकिन एलिगेशन किस माहौल में लगे, ये चित्रा जी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मेरा बहुत देर बाद नंबर आया तो मुझे थोड़ा सा बोलिए सर। बोलने के लिए इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि नवाब मलिक जी ने एलिगेशन लगाया है कि इनके सर्टिफिकेट गलत हैं, इनके जितने भी इन्होंने जो नौकरी ली है वो एससी के कैटेगरी में ली है। तो इस वक्त जो एलिगेशन लगाने का टाइम है, मैं समझता हूँ वो गलत है, वो प्रतिशोधात्मक हो सकता है। जैसे पांडे जी ने कहा कि इसके पीछे प्रतिशोध हो सकता है, क्योंकि समय कौन सा है आरोप लगाने का, ये कैसे तय किया जाएगा? क्योंकि पूरे ड्रग्स केस के मामले की जांच तो बीते 2 सालों से चल रही है। हमने इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी के दफ्तर के चक्कर काटते देखा, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दूसरी तरफ सारा अली खान, मैं खुद मुंबई में मौजूद थी। तो सही वक्त क्या होगा? आरोप लगाने का कोई सही वक्त होता है क्या? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप आरोप लगा सकते हैं, आप एक एफिडेविट दे दीजिए। आप अगर सोशल मीडिया में आकर के उसको मेलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो प्रूव होने में बहुत टाइम लगेगा। आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप इस केस को डिटेल करवा दें। हो सकता है कि अगर उनका मॉरल कॉन्शियस बहुत हाई हो तो वो कहते हैं मैं इस केस को छोड़ रहा हूं और मैं जो हूं जब तक ये मैं प्रूव नहीं कर दूंगा कि मेरे सर्टिफिकेट सही है तब तक मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ना करूं। तो ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, ताकि जो वानखड़े जो बहुत ही मजबूती से लगे हुए इन्वेस्टिगेशन को 6 महीने का टाइम बचा है, और उनका अगर आप करियर देखिए, आईबी, डीआरआई डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस और एनआईए, इन सब में पोस्टिंग उसी व्यक्ति की होती है जिसके बहुत क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आप उठा के देख लीजिए। तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं उनको संदिग्ध दायरे से नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो केंद्र बिंदु है चित्रा जी, केंद्र बिंदु यह है कि आर्यन खान के ऊपर ड्रग का केस बनता है कि नहीं बनता। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो मुझे लगता है सॉफ्ट कन्विक्शन तो आर्यन का ऑलरेडी हो ही चुका है। 20 से ज्यादा दिन उनको वहां पे जेल में रह रहे हैं, तो उनका कन्विक्शन हो चुका है। अब वो ये भी कहते हैं कि हम इनके इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में क्योंकि बेल होने की संभावना है, मुझे तो कम इसलिए लग रही है क्योंकि रिया चक्रवर्ती केस में उन्होंने 37 सेक्शन जो एनडीपीएस एक्ट का है उसमें कहा कि ये नॉन बेलेबल है, ये ओमनिबस क्लॉज है, और एनसीबी ने आज उसी को आधार भी बनाया है, रिया चक्रवर्ती मामले को ही आधार बनाया है। ठीक है सर, आपने जो बातें कही है एंड्रिया उसका जवाब देंगी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ब्राव साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एंड्रिया, जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो लोगों ने बोला है कि इसको पॉलिटिसाइज किया है। शुरुआत से ही आप देखिए केवी गोसावी कौन था और मनीष भानुशाली है कौन, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? क्या वो एनसीबी के ऑफिसर्स हैं कि वो किसी अरबाज का हाथ पकड़ रहे हैं, और वो है कौन? चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, अगर कोर्ट ने वर्डिक्ट दे रखा है, उनको बार बार खारिज कर रहे हैं बेल को, तो आप कोर्ट के ऊपर उंगली उठाइए। आप उनके तथ्य इतने मजबूत हैं कि कोर्ट बार बार क्यों खारिज कर रही है? मैं कह रहा हूं कोर्ट के भीतर एनसीबी के तथ्य मजबूत हैं, इस वजह से तो बेल नहीं मिल रही है। आप मोटिव लगा रही हैं, कोर्ट का सम्मान तो करिए, कम से कोर्ट ने खारिज किया है, ये कोई समीर वानखेड़े ने खारिज नहीं किया है। कोर्ट का एनसीबी ऐसे दलीलें पेश कर रही है। तो आपके पास इतना बड़ा वर्चस्व है, मुकुल रोहतगी जो कि हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल, इतने बड़े बड़े वकील आपके साथ हैं, तो मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि कोर्ट को आप मिसगाइड कर सकते हैं। बदमाशी की गई थी और अभी भी बदमाशी हो रही है। सुनिए, आप मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप डायरेक्टली
उनको बेल आप कैसे मिला? इनडायरेक्टली कोर्ट पे लांछन लगा रही हैं। आप इनडायरेक्टली कोर्ट पर लांछन चलिए लगा ठीक रही है, हैं। इसको इस तरह से इतना हल्का नहीं बनाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हुए। ठीक है, मैं समझ गई। राजीव पांडे जी, सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए एनसीबी को भी और एनसीबी के अधिकारियों से भी क्या गलती हुई है, क्योंकि ये जो किरण गोसावी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी सेल्फी इतनी देश भर में चर्चा में रही है, एनसीबी के दफ्तर में वो आराम से पहुंचता है। आर्यन खान जो कि कस्टडी में होते हैं एनसीबी अधिकारियों की, उनसे वो फोन पर आराम से किसी से बातचीत कराता है। तुम होते कौन हो? तुम कैसे एनसीबी के दफ्तर के भीतर आ सकते हो? तुम्हारी क्या पोजीशन है? तो आखिर उसको इतने अच्छे से एक्सेस क्यों मिल गया कि वो आर्यन खान के पास बिल्कुल करीब में बैठकर बातें करता रहा, वो फोन पर बातचीत करवाता रहा? देखिए चित्रा जी, आप बार बार जो एक सवाल उठा रहे हैं, ये जो एनसीबी का ये जो नारकोटिक्स जो एक्ट है या जो टेरर का एक्ट है, इसमें ये लोग अपने मुखबिर भी रखते हैं। देखिए, मैं आर्यन खान के केस में क्या चल रहा है हाई कोर्ट में, लॉयर हूं, मुझे सब पता है, लेकिन मैं उस लीगल प्रोसेस पे कमेंट नहीं करना चाहता। मुखबिर क्या फोन पे बात करवाता है कि रुको तुम्हारे घर पे फोन करवा देता हूं मैं? मुखबिर ऐसा होता है क्या? नहीं, सुनिए मेरी बात। आप, मेरा कहना है कि अभी बार बार ये लोग कह रहे हैं वानखेड़े डर गए, वो दिल्ली चले गए। भैया, वो देश के एक अधिकारी है, उनको किस आधार पे बुलाया गया नहीं बुलाया गया, इसका ना तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना आपके पास। आप बार बार 23 दिन की बात कर रहे हैं। इस देश में हजारों ऐसे केस हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसी एक पोस्ट लिखने के लिए भी लोगों को 3-3 महीने जेल में रखा, तब तो कोई डिबेट नहीं चली। इस देश में एक आर्मी के ऑफिसर को 8 साल तक जेल में रखा और वो आज बेल पर है, कुछ नहीं है उनके खिलाफ एविडेंस। एक साध्वी को आप जेल में ले जाकर के रखते हैं, लेकिन तब चित्रा जी नहीं बोलेंगे कि 8 साल से उसको क्यों मत रखा। चित्रा जी तब बोलेंगी कि 23 दिन चुकी है। देखिए, मैं तो आर्यन खान को बेल मिल रहा है नहीं मिल रहा, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बीच में मत बोलो मिस्टर अब्दुल्ला, प्लीज कीप क्वाइट। व्हाट आई एम सेइंग, बेल देना और नहीं देना कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। और बार बार जो आप लोग कह रहे हैं, अरे मैंने आपसे सवाल राजीव पांडे जी ये पूछा, एनसीबी के दफ्तर में इतनी आसानी से एक्सेस कैसे मिल जाता है? ठीक है, और वो बातचीत करवाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा तो सवाल ये अलग था ना, आप कहा आप पूरे इतिहास को निकाल कर ले आए। जो भी मुद्दा होता है वर्तमान को, उसको लेकर हम लोग डिबेट करते हैं। इतिहास के मुद्दों को उठाकर डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो सवाल यह है कि अगर उस शख्स के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, तो 20 दिन से ज्यादा वक्त से वो जेल के भीतर है, तो जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो पकड़ में क्यों नहीं आती हैं? उनको क्यों छोड़ दिया जाता है? मेरा सीधा सा सवाल ये है। ठीक है, एलन राव साहब, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। एलन राव साहब, ठीक है, मैं समझ गई राजीव जी आपकी बात। एलन राव साहब, अब आगे पूरे मामले को किस तरह से बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जो एविडेंसेस हैं उसके बेस पे अभी आर्गुमेंट जो चल रहे हैं, और वो जो एविडेंस एनसीबी ने कोर्ट के सामने रखे हैं, वो सारी बातें कोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बेल को डिसाइड जब करेंगे तो सारी एविडेंस को वे करेंगे, उनको दोनों तरफ से देखेंगे कौन सा एविडेंस ठीक है कौन नहीं है और कहां पर फिट होता है। अगर किसी लार्जर इंटरेस्ट में केस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की उनको लगती है संभावना, तो हो सकता है बेल इसमें ना दी जाए। अदरवाइज अगर ये संभावना नहीं है कि वहां इसके छोड़ने के बाद कोई केस में नुकसान होगा, तो फिर शायद बेल मिल जाए। ये दोनों अभी पक्ष देखना है और अदालत की एक इसके विजडम पे डिपेंड करता है कि अब इसमें क्या होगा। अब कोर्ट की ओर से क्या फैसला दिया जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आर्यन खान को क्या 20 दिनों के बाद, आपको बता दें लगातार वो कस्टडी में थे, जेल में रहे, क्या आज उनको बेल मिल जाएगी? बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आर्यन के वकील की ओर से दलीलें दी जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द जेल से उनकी रिहाई हो जाए, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? पूरे मामले में जांच आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल हमने दंगल में पूछा था, उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आज बेल मिल जाएगी या फिर कुछ और दिन उनको जेल में ही गुजारनी होगी, ये बड़ा सवाल देश भर में कायम है। आपको बता दें 20 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आर्यन खान को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके वकीलों की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही हैं। अब ये दलीलें आर्यन के पक्ष में क्या कोर्ट का फैसला करवा पाती हैं, इस पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। इसी के साथ दंगल में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।